का निर्माण कैसे हुआ ये बताया गया था। यानी कि आपका इसमें से जीएस में क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, जो कल आपका बताया गया था। या तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है, या डेट पूछ ली जाती है, या निर्माण की डेट, या संविधान सभा के सदस्यों ने कब अंतिम बार ये कल लिखवाया भी गया था, और उसमें से एक क्वेश्चन जीएस में बनने के चांस रहते हैं। इसमें या तो आपका जैसे कि पीसीएस में आपका डेट पूछ लिया कि अंतिम बार कब साइन किया संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर, तो 24 जनवरी 1950। निर्माण कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को हो गया। और लागू कब हुआ पूरी तरह, 26 जनवरी 1950। ये सब लिखवा दिया गया। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको अलग से एरो बनाकर लिखिए। जो क्वेश्चन आपका पीसीएस और जीएस में आया है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा है, और हमेशा इस पर मैंने विवाद भी रहा है। लेकिन अब इस विवाद का निपटारा हाई कोर्ट ने भी कर दिया, और ये हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा था। लिखिए 15 मार्क कर अब आइएगा। नेट पर आज भी तेरह दे रहा है यानी कि जो इंटरनेट का ज्ञान होता है बहुत खतरनाक होता है। तो लिखिए भाई, संविधान सभा में एक एक पॉइंट लिखिए, तब आगे बढ़ा जाए भाई। जीएस के लिए भी पढ़ाया जा रहा है, ला के लिए ऐसा पढ़िए कि जीएस भी कवर हो और क्या कवर होला। तो लिखिए संविधान सभा में महिला सदस्य कुल 15 थी। संविधान सभा में है जगह ना, नहीं तो इधर आ जाइए। हाँ बैठिए। इतना माहौल लोग बना दिए हैं उत्तराखंड जाकर कि अब शाम को ही बरसाती मेढक सक्रिय हो गए। आज भी 4-5 लोग आए थे, तो हुआ कि शाम को आइए एपीओ पढ़ना, भाई सुबह नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि सुबह आपका रेगुलर बैच चलता है, थोड़ा स्लो चलता है नए लोगों के लिए ज़्यादा। और जितने बरसाती मेढक हैं उनको कहा जाता है शाम को आइए। जितना स्पीड में आप कहेंगे उतना स्पीड में पढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपका उत्तराखंड में तो इतना स्पीड में पढ़ाया गया कि एविडेंस 2 ही दिन में समाप्त हो गया। और रिकॉर्ड भी रहा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, जितना बताया गया था एकदम वहीं आ गया था। दो ही मैंने आपका हमें लगता है 3.5 घंटे तक क्लास 4 घंटा चली होगी एविडेंस की। तो भाई आप लोग घबराइए ना। जब यूपीजे आ जाएगी तो 11 बजे से, मैंने 11 बजे तक तो रेगुलर बैच चलेगा, 11 से आपका 12 साढ़े 12 तक हम क्रैश कोर्स लगा देंगे। और यूपीएपीओ के लिए भी एग्जाम के 1 महीने पहले इस बार उत्तराखंड वाली गलती नहीं दोहरानी है। एग्जाम के 1 माह पहले क्रैश कोर्स हम लगा देंगे, ताकि जितने भी सब्जेक्ट हैं अच्छे से एक बार लास्ट में रिवीजन हो जाए। तो लिखिए भाई, आपका संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब रहेगा 15 थी। अगला लिखिए रो बनाकर, संविधान के प्रारूप पर यानी कि ड्राफ्ट पर संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई। 114 यानी कि 114 डेज संविधान के प्रारूप पर यानी कि ड्राफ्ट पर कुल 114 दिन चर्चा यानी कि विचार हुआ, बहसबाजी हुई। कितने दिन? 114। अगला लिखिए, आपका संविधान
बनाने में लगा व्यय, एरो बनाकर लिखिएगा, यानी कि खर्च कितना लगा। तो संविधान बनाने में लगा व्यय या कास्ट, लिखिए 63,96,000 लगभग, यानी कि लगभग आपका 63,96,000 रुपया लगा, यानी कि 64 लाख मान के चलिए। एक अनुमान था, मैंने एक भाई 2-4 रुपया इधर उधर हो सकता है, 2-4 हजार, तो इसलिए लगभग लिखा लगा दिया गया। लगभग मतलब कि 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। तो 63.96 लाख, यानी कि 63 लाख आपका कह सकते हैं कि 96,000। इसके बाद आपका आईएएस में जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर और 26 जनवरी 1950 के पूर्व तक भारत का जो शासन था वह किस कानून के तहत चलाया जाता था। तो वह कानून है जो अंग्रेज बनाए थे, भारत शासन अधिनियम 1935। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, इसको लिखे अलग से एरो बनाकर। 15 अगस्त 1947 के पश्चात 15 अगस्त 1947 के पश्चात किंतु 26 जनवरी 1950 के पूर्व, किंतु 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत का शासन, भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ संशोधन करके, माने कुछ बदलाव लाया गया, में कुछ संशोधन करके चलाया गया। ये जीएस में एक बार आपका पूछा गया है कि कैसे चलाया गया। इसके बाद आपका पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने पार्ट थे, कितने आपका आर्टिकल और कितने आपका अनुसूची। अनुसूची यूपीजे में आई है कि मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। लिख लीजिए एक लाइन। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 22 पार्ट, यानी कि 22 भाग, 395 आर्टिकल, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 शेड्यूल, ये पूछा गया 8 शेड्यूल वाला। अगला हेडिंग डालिए, अब नया एक शुरू किया जाए। आपका सामान्य बातें हो गई, तो लिखिए हेडिंग डालिए भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग डालिए, यहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्री में बनता है, यानी निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा प्री में, जीएस में भी, ला में भी। तो लिखिए भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो संविधान में प्रावधान है, तो कौन से प्रावधान किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिए गए हैं, यानी कि पहले ये प्रावधान किसी देश में रहे होंगे, और जब भारत के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन देशों की अच्छी अच्छी बातें अपने संविधान में रखे होंगे। तो या तो ये पूछ सकता है
कि ये प्रावधान किस देश से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है। तो आपका जो आईएएस में बनता है उसको पहले देखा जाए कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो मॉडल जो बना है आईएएस में, जीएस में, वो बना है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इससे भी लिया गया है। अन्य देशों की नज़ीरें, नज़ीरों का मतलब कि अन्य देशों में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो लिया गया है। और फिर दिया है प्रथा तथा अभिसमय, यानी कि कन्वेंशन, यानी कि कस्टम और कन्वेंशन, यानी कि जो इंग्लैंड में प्रथाएं चली या जो समझौते राजा और सामान्य मंत्रिपरिषद के बीच हुआ, प्रधानमंत्री के बीच, उन समझौतों को भी व्यवहार में, मैंने संविधान में लिखा नहीं है लेकिन प्रथा के आधार पर भारत में आज भी वे सब क्या है, मान्य। तो अगर ये पूछे कि संविधान का स्रोत क्या है, तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 दिया रहे। अन्य देशों की नज़ीरें, मैंने अन्य देश से लिया गया है कुछ, और प्रथा और अभिसमय उपर्युक्त सभी, तो क्या मार कराएंगे, ऊपर 100 लिखिए, हेडिंग डाल लिया ना। भारतीय संविधान का स्रोत लिखिए, भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, लिखिए भाई आपका भारतीय संविधान, फिर बोलिए तो वाक्य 1935, कामा दीजिए, अन्य देशों की नज़ीरों, अन्य देशों की नज़ीरों, नज़ीरों का मतलब ये हुआ कि आपका अन्य देशों में जो अच्छे अच्छे प्रावधान हैं, नज़ीरों तथा अभिसमयों एवं प्रथाओं से प्रेरित है।
अभिसमयों एवं प्रथाओं से प्रेरित है। मैंने कुछ कन्वेंशन हुए इंग्लैंड में, कुछ कस्टम है। जैसे कि आपका कस्टम ये है, एक बता दिया जाए आपका, जैसे कि आपका जो अध्यक्ष बनाया जाता है उसको देखिए क्या नाम, हाँ, प्रोटेम स्पीकर। जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है वह इंग्लैंड से लिया गया है, और ये उसमें प्रथा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को प्रोटेम या अस्थाई स्पीकर बनाया जाएगा। तो भी डिटेल में चलेगा प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, लेकिन अब यह है कि प्रथा का वायलेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में कहीं दिया नहीं गया है। तो प्रोटेम स्पीकर केवल शपथ दिलवाने के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन अब और भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मतदान कराना, माने मतदान कराना इत्यादि भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चैलेंज नहीं। यानी कि ये प्रथा पर आधारित है, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है। तो उसको बताया जाएगा प्रोटेम स्पीकर, जीएस में भी आ चुका है। अगला लिखिए भाई, प्रेरित है, तो यानी कि ये तीनों स्रोत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पर पड़ा है। ये भी हो सकता है पूछ ले। भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पर पड़ा है, जिससे लगभग 75% प्रावधान, यानी कि 75%, मैं बता रहा हूँ 75, 100 में 75, जिससे लगभग 75% प्रावधान लिए गए हैं, माने एडाप्ट किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, अर्थात स्वीकार किए गए हैं। जबकि इसी लाइन में लिखे ताकि उसके बाद, जबकि लगभग 60 देशों से अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। भाई लगभग लिखवाया जा रहा है, दो चार देश आगे पीछे हो सकते हैं। लगभग 60 देशों से अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। देखिए, इस आधार पर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान तो उधार की टोकरी है, अर्थात ये उधार लिया गया है। तो संविधान निर्माण करने वाले किए क्या, यानी कि भानुमति का पिटारा है, अर्थात हर एक जगह से कुछ कुछ बातें लिखकर और एक जगह क्या करिए रख दीजिए। जैसे कि कई लोग किताब लिखते हैं तो 10 किताब लेकर बैठ गए, चार बात उधर से, चार बात उधर, चार बात उधर, और पूरी किताब लिख डाले या गाइड लिख डाले, तो इसी को कहा जाता है भानुमति का पिटारा या उधार का लिया हुआ संविधान। लेकिन अब इस पर अटैक भी किया जाता है कि चूंकि, देखिए तो ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चेक करिए तो, चल तो रहा है इधर। ये तो फिर फोन करने, एक बार चेक करिए तो तब आगे बढ़ा दे भाई, उसमें रहने दे, चेक कर रहे हैं पीछे कोई लाइव है ना अभी कि कट गया है। हाँ चलिए देखिए भाई आपका, तो इस पर आपत्ति भी की जाती है, और आपत्ति संविधान निर्माता इस आधार पर किए कि जब विश्व के संविधानों में अच्छी अच्छी बातों का समावेश है, और भाई बंद कर दीजिए क्लास में, समावेश है, और उन अच्छी अच्छी बातों को हमने ले लिया तो क्या बुरा किया। यानी कि एक एक लाइन केवल जानना है, ज्यादा नहीं। अब कहाँ से क्या एडाप्ट किया गया है, कहाँ से क्या लिया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंग्रेजों का शासन भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहा, अतः ज्यादा बातें कहाँ से प्रेरित होंगी, कहाँ से ली गई होंगी संविधान में,
इंग्लैंड से ली गई होंगी। तो पहला हम उठाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड या ब्रिटेन से, तो इसको लिख लीजिए ऐसे, इंग्लैंड से प्रेरित बातें या इंग्लैंड से ली गई बातें, हेडिंग डाल लीजिए। तो इंग्लैंड से ली गई बातें या इंग्लैंड से प्रेरित बातें। अब देखिए आपका दो तरीका है इसको जानने का, और अच्छा तरीका ये है कि जो बातें इंग्लैंड से ली गई हैं, एक तो वो हमें लिखना है, और दूसरी बातें जो देखनी है कि आखिर ये बातें भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समाहित है। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि कम से कम 50-60 अनुच्छेद भी हो जाएगा इसी में, और प्रावधान भी। और जो जो प्रावधान लिए गए हैं, अब केवल लिखवाया ही नहीं जाएगा, उसको दो दो लाइन उसका मतलब क्या हुआ ये भी हम समझाएं। तो सबसे पहले इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, तो रूल आप लिखिए भाई, आपका रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। अब पूछ ले कि विधि का शासन भारत में कहाँ से प्रेरित है, तो आपका क्या या कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। अब देखिए आपका रूल ऑफ लॉ होता क्या है। अब इसको अनुच्छेद आगे आगे पोस्ट में अनुच्छेद लिखते रहे भाई, जैसे कि हम बता रहे हैं एक उदाहरण, जैसे कि आपने रूल ऑफ लॉ लिख दिया, तो आगे जरूर आर्टिकल लिखते रहिए या अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में भारत में ये प्रावधान समाहित है। तो कौन सा अनुच्छेद है रूल ऑफ लॉ में, 40। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि तमाम आर्टिकल एक जगह भी मिल जाएंगे, और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यही तरीका है कम समय में कोरिलेट करके ज़्यादा पढ़ने का, और एग्जाम आ जाता है तो ऐसे अनुच्छेद तैयार भी किया जाता है। तो आइए पहला देखा जाए, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड, अब बिहार का भी क्वेश्चन इसी में ऐड हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का माने विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया, तो डायसी ने किया। और डायसी कहाँ के थे, इंग्लैंड के। रूल ऑफ लॉ का तीन मतलब हुआ, विधि की सर्वोच्चता यानी कि विधि सबसे बड़ी है, पीएम और सीएम बड़े नहीं हैं, राष्ट्रपति बड़े नहीं है, बल्कि बड़ी कौन है, विधि। यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के अंडर है, अंडर में है। दूसरा विधि के समझ समता, तो चाहे राजा हो या रंक हो, सभी कानून के समझ क्या है, समान। और तीसरा डायसी कहते हैं वो भारत में लागू नहीं होता, कि जो लोगों को राइट मिला है या मूल अधिकार मिला है, ये न्यायालय दिए हैं, कोई विधायिका नहीं दी है। तो ये जो भारत में तीसरा पॉइंट ये जो हमने बताया लागू नहीं होता, क्यों, क्योंकि भारत में जो राइट हमें मिले हैं वो न्यायपालिका नहीं दी है, बल्कि हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार दिए गए। तो रूल ऑफ लॉ याद रखिए, हल्का हल्का ही देखना है, डिटेल में तो 14 में हम पढ़ाएंगे, लेकिन हल्का सा तो याद रखिए। बिहार का भी एक क्वेश्चन जे का हो गया, और पूछ ले कि विधि का शासन किसने दिया या कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से मारेंगे, इंग्लैंड। तो कामा देकर अगला लिखे इसी में। अब इंग्लैंड से जो बातें ली गई है एक जगह मैं एकत्र करवा रहा हूँ। दूसरा लिखिए, संसद का द्विसदन, संसद या पार्लियामेंट लिख लीजिएगा, संसद, संसद का द्विसदनात्मक होना, संसद का द्विसदनात्मक होना, यानी कि संसद के दो सदन होंगे। अब तुरंत आपका
पार्लियामेंट के जो बारे में प्रावधान हमारे संविधान में है उसको आर्टिकल या अनुच्छेद आगे उसी के लिख लेना है। तो तुरंत आपका जवाब रहेगा कि संसद को कहाँ परिभाषित किया गया है संविधान में, 79। संसद के दो सदन होंगे, एक लोकसभा होगी और दूसरा राज्यसभा। और संसद का अभिन्न अंग भारत का कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन संसद माने संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है लेकिन सदन नहीं। तो संसद के कितने सदन हैं, दो। संसद में कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। हाँ एकदम रट कर जाइए भाई, सही बता रहे हैं। अब तो संसद, ये जो लोकसभा और राज्यसभा ली गई है, ये आखिर ली कहाँ से गई है, कहाँ से प्रेरित है, हमारे यहाँ इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में राज्यसभा किसके समान है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, और लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के। यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में मतलब कि लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब राज्यसभा। और इंग्लैंड का जो किंग या क्राउन या सम्राट है वह यहाँ का क्या माना जाएगा, राष्ट्र। चलिए बता तो रहे हैं भाई, कुछ तो तैयार किए हैं पहले से। अगला लिखिए भाई आपका, अगला लिखिए आपका, ये विधि के समक्ष समता, इक्विलिटी बिफोर लॉ। कामा देते रहिएगा भाई। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, आर्टिकल वाइज हम लिखवा रहे हैं। इक्विलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान संविधान में कहाँ समाहित है, आर्टिकल 14। लिखिए, उसके आगे लिखते रहिए, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है ये किसने दिया, अगर पूछ ले तो अभी हमने इंग्लैंड का विद्वान बताया, कौन सा, डायसी। अगला लिखिए, रीट। रीट, रीट मतलब लेख, हिंदी में लेख कहा जाता है भाई, लेख। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो वैसे लेख जल्दी कम लोग बोलते हैं, बोलते क्या है, रीट ही बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार बना है और रीट पर एक क्वेश्चन आपको बनता है रीट के बारे में। अब ये पूछा जाता है कि जो ये रीट या लेख है ये कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है। तो आप इंग्लैंड मार कर आइएगा। कई किताबों में अमेरिका दिया है, यानी कि कई गाइडों में गलत दिया है और वहाँ अमेरिका लिखा है। लेकिन आप फिर एक बार याद रखिए, ये नहीं कि गाइड के आधार पर मार दीजिए। ये रीट कहाँ से ली गई है, आपका इंग्लैंड से। अब रीट का थोड़ा इतिहास हम 5 मिनट बताएंगे, पांचों रीटें बताएंगे और उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो बताएंगे। देखिए आपका इंग्लैंड के सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, यानी कि न्याय का फव्वारा या न्याय का स्रोत, जहाँ से न्याय क्या करता है, निकलता है। फव्वारा देखे होंगे, पानी फेंकता है पानी निकलता है। तो आपका फव्वारा चौराहे पर न, अगर जानते हो तो फव्वारा चौराहे पर जाकर क्या करिए, एक बार देख लीजिए, जो लोग न देखे हो। और आपका नहीं देखे हैं तो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब तो जो भी सर्च करिए फव्वारा तो 50 फव्वारे आ जाएंगे। तो भाई दूर नहीं जाना है, मोबाइल हाथ में है, क्या करिए, सर्च करिए। आगे देखिए भाई, तो जस्ट फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है इंग्लैंड के सभी न्यायालय जो न्याय करते हैं वह सम्राट के प्राधिकार से करते हैं, सम्राट के अथॉरिटी से करते हैं। सभी न्यायालय सम्राट के हैं, यानी कि सम्राट के न्याय पर, राजा के नाम पर न्याय किया जाता है। तो इसमें आपका जो रिट मतलब कि एक प्रकार से न्यायालय का आदेश होता है। रीटों की जननी इंग्लैंड है। और पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे एंशियंट रीट कौन है, सबसे प्राचीन रीट कौन है। तो हैबियस कार्पस, रट कर जाइएगा, बंदी
प्रत्यक्षीकरण। फिर इसको देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में बिहार ने क्वेश्चन बनाया था कि रूल निशी का सिद्धांत किस रिट से संबंधित है। रूल निशी का मतलब हुआ शो काज नोटिस, यानी कि कारण बताओ सूचना। अब ये जो रिटें हैं, ये जो रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये प्राइवेट व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी रिट हैं जो व्यक्तिगत रिट कही जाती हैं, पर्सनल रिट कही जाती हैं, सरकार के विरुद्ध भी हो सकती हैं, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी। तो आपका जवाब रहेगा हैबियस कॉर्पस। एक एक उदाहरण हम बता रहे हैं, भले थोड़ा समय लगे, ये जो कोरिलेट करके बताया जा रहा है इससे काफी क्वेश्चन आपका अचीव होगा, इसमें कोई शक नहीं। पांचों रिटें हम बता रहे हैं, केवल यही नहीं बता रहे हैं कि इंग्लैंड से लिया गया है, पांचों रिट का थीम बता रहे हैं जो आपका लगातार अभी बिहार में पूछा भी गया था। तो हैबियस कार्पस हम पहले चल रहे हैं। दो उदाहरण देखिए, जिसमें एक हम याचिका माने रिट जारी कराएंगे सरकारी प्राधिकारी के खिलाफ और एक कराएंगे प्राइवेट व्यक्ति। देखिए, मान लीजिए पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार करके थाने में बंद की है, कारण भी नहीं बता रही है, न चालान कर रही है। तो ऐसी दशा में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पेटिशन या याचिका दायर कर सकते हैं और हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग कर सकते हैं। तो न्यायालय शो काज नोटिस जारी करता है, अर्थात रूल निशी जारी करता है, और जो व्यक्ति बंदी बनाया है उससे पूछा जाता है कि कारण बताइए कि आप इनको क्यों बंदी बनाए हैं। अगर बंदीकरण वैध है तो आपका शो काज नोटिस निरस्त की जाएगी, और अवैध है अगर बंदीकरण तो आपका शो काज नोटिस को अंतिम कर दिया जाएगा और हैबियस कार्पस की रिट जारी होगी और ऐसे व्यक्ति को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया जाए। ये हमने सरकारी व्यक्ति बताया सरकार के विरुद्ध। दूसरा देखिए प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। मान लीजिए एक लड़की है और अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध मैरिज की है। इसमें भाई देखिए कोई सामाजिक दोष नहीं है, ये नहीं कि कानूनी दोष है। भले समाज बुरा भला कहे, लेकिन फिर बता दिया जाए कोई कानूनी अड़चन नहीं। तत्पश्चात उसके पिता बंदी बना लेते हैं, घर में बंद कर लेते हैं। तो आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया कि लड़के के पास अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए क्या क्या उपचार हैं। तो कानून कई उपचार देता है। एक तो हाई कोर्ट में जाकर आर्टिकल 226 के तहत वह याचिका दायर करे और हैबियस कार्पस की क्या करे, कि सशरीर हमारी पत्नी को हाई कोर्ट में, हैबियस कार्पस का मतलब ये हुआ हैव द बॉडी, सशरीर व्यक्ति को पेश किया जाए सामान्यतः। दूसरा उपाय आपका सीआरपीसी की धारा 97 के तहत है, जो लगातार पूछी जा रही है कि सीआरपीसी की कौन सी धारा हैबियस कार्पस रिट के प्रकृत की है। तो 97 मजिस्ट्रेट से क्या जारी कराएंगे, सर्च वारंट। 98 में भी है आपका स्पेशल स्त्रियों के लिए। तीसरा उपचार अगर हिंदू विध के तहत है, हिंदू है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वह विदाई का दावा कर सकता है। तीनों में से जो भी उपचार प्राप्त करना चाहें, यानी कि इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जो हैबियस कार्पस की रिट है वह प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकती है। यही एक ऐसी रिट है जिसे पर्सनल रिट या व्यक्तिगत रिट कहा जाता है। अब केस आ जाइए कि हैबियस कार्पस वाला केस कौन है। तो केस भी पूछा गया है एडीएम जबलपुर
बनाम शिवाकांत शुक्ला। और आपका लास्ट में जो आता है कि किस रिट में रेह जुडिकेटा लागू नहीं होता, प्रांग न्याय या पूर्व न्याय लागू नहीं होता, तो वह कौन सी रिट है? हैबियस कार्पस। तो हैबियस कार्पस माने बंदी को सशरीर क्या करिए, पेश। दूसरी रिट आई है परमादेश या मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को आदेशित किया जाता है कि ये कार्य करिए या ये कार्य न करिए। सबसे ज्यादा सक्रिय मैंडमस ही है। तो तीसरा आपका देखा जाए क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर योग्यता न होते हुए या अवैध तरीके से नियुक्त हो गया है, तो उसकी नियुक्ति का आधार पूछा जाता है। और यदि न्यायालय को लगता है कि इसकी नियुक्ति अवैध है, तो उसकी नियुक्ति को रद्द करने का पावर किस रिट में होता है? क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा। तीन हो गए रिटें। जो दो रिटें हैं वह जुडिशियल रिट कही जाती हैं, न्यायिक रिट कही जाती हैं। एक आपका प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध, और दूसरा ससुरारी यानी कि उत्प्रेषण। प्रतिषेध या प्रोविशन द्वारा निचले न्यायालय को अधिकारिता से बाहर जाकर सुनवाई करने से रोका जाता है। और ससुरारी या उत्प्रेषण कब लागू होती है, रिट जारी होती है, जब निचला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई फैसला सुना देता है। फैसला सुनाने के बाद उत्प्रेषण और लंबितावस्था में मामला है तो कौन से रिट? प्रतिषेध। प्रतिषेध द्वारा कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर रोका जाता है और उत्प्रेषण द्वारा फैसले को क्या किया जाता है? निरस्त। तो ये जो पांचे रिटें हैं, अब इसमें जो बिहार में बना कि कौन सी रिट मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम करती है, नेचुरल जस्टिस वो समाहित करती हैं। तो जो आपका बिहार ने माना वह अलग माना, जबकि किताबों में अलग मिलता। यानी कि बिहार आयोग ने आपका अलग माना उत्तर, किताबों में ससुरारी मिलता है यानी कि उत्प्रेषण मिलता है कि ये आपका मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम करती है, यानी कि आपका निर्णय की वैधता की जांच करती है। लेकिन बिहार आयोग ने इसे माना नहीं। विशेष में आता है क्वेश्चन। भाई देखिए, एक दो क्वेश्चन हमेशा विवादित रहते हैं संविधान में। अब उसके लिए आपका उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि अगर वो क्वेश्चन पहले आया है आयोग द्वारा और आयोग ने जो उत्तर माना है सही, आप भले वो गलत हो लेकिन आप भी उसी उत्तर को मार कर आइए। एक दो क्वेश्चनों पर हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग जब साल निकालता है तो जिसको पिछली बार वो सही मान चुका है, बदलाव नहीं किया, अगर वह रिपीट करता है तो भले गलत हो, आप भी एक क्वेश्चन उसी को मार कर आइए। जैसे कि उदाहरण में एक और कॉन्ट्रैक्ट का बता दें कि जो समाश्रित संविदाएं हैं, माने जो बीमा की संविदा होती हैं, वह कैसी संविदा होती हैं, तो कहीं लिखा नहीं गया। बीमा और बीमा की किताबों में एलआईसी की देखा गया तो वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की संविदा माने लिखा गया है किताबों में, लेकिन आयोग बीमा की संविदा को भी समाश्रित संविदा मानता है, जबकि ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। तो भाई क्वेश्चन एक दो ऐसे रहते हैं जो विवादित हो, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेगा आपका रीट के बाद आ जाइए एकल नागरिकता। लिखिए इंग्लैंड से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप।
लिखिए भाई आपका एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। अब एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। तो अब यहाँ भी क्वेश्चन आपका बन चुका है कि भारत में एकल नागरिकता है, तो भारत में कोई भी व्यक्ति कहाँ का नागरिक होता है? भारत का कि अपने राज्य का नागरिक? भारत का। लेकिन आपका पहले, अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता या डबल सिटीजनशिप थी, इसमें कोई शक नहीं है। पीसीएस में जे में आया भी था पहले, लेकिन अगर अब पूछता है तो आप सुधार कर लीजिएगा। और सुधार ये करना है कि अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी एकल नागरिकता हो गई है, और सभी लोग अब कहाँ के नागरिक होंगे? भारत। अब कहीं भी दोहरी नागरिकता नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर राज्य हो। और 31 अक्टूबर 2019 से ज्यादातर कानून, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए। अगला लिखिए, हाँ अनुच्छेद लिख लीजिए भाई कि भारत के नागरिक, तो उसको अनुच्छेद 5। आगे आर्टिकल भी लिखते रहिए। अनुच्छेद कौन सा है? 5। अगला लिखिए, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये ज्यादा पूछा जाता है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हैं, जो मंत्रिपरिषद हैं, उसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, कई बार ये जीएस में लगातार बनता रहता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद लिख लीजिए भाई। अनुच्छेद 75 का क्लाज 3, अच्छे से याद करके जाइएगा। 75 का कौन सा क्लाज? 3, उसको लिखिए, ये न कि ये भूल जाइए। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में समाहित है? तो क्या मारेंगे? 75 का कौन सा क्लाज वाइज याद करके जाना है? 75 का क्लाज 3। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन प्रणाली का आधारशिला कौन सा अनुच्छेद है? तो 75 का क्लाज 3 ही विद्वान मानते हैं। वो तो आगे बताया जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक और आर्टिकल है आपका, 74 भी है। तो दोनों आए तब समस्या आएगी, अगर अलग अलग आए तो ज्यादातर जो विद्वान मानते हैं 75 का क्लाज 3। हम बताएंगे आगे इसको। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? सामूहिक या कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में अगर सरकार किसी मुद्दे पर हार गई तो पूरी सरकार को जाना होगा। जैसे कृषि बिल सरकार ने पेश किया, अगर पक्ष में, माने कृषि बिल के विपक्ष में ज्यादा मत पड़ जाते, पक्ष में कम पड़ते, तो यानी कि पास कराने में, तो ऐसी दशा में सरकार का बहुमत ही नहीं है और एक गया तो पूरा गया, यानी कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्यसभा में हार जाए सरकार तो उसका कोई प्रभाव सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, राष्ट्रपति की, उपर्युक्त सभी। तो सभी न मारिए, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। वो आगे बताया जाएगा डिटेल में। अगला लिखिए भाई आपका संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज,
ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार आपका आपका कह सकते हैं कि आर्टिकल में समाहित है। तो 105 लिखिए, 105 यानी कि 105 आर्टिकल लिखते रहिए। अगला लिखिए भाई, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति यानी कि फॉर्मल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। अब औपचारिक स्थिति आपका कहाँ दी गई है कि अब औपचारिक समझिए, फॉर्मल। देखिए, भारत का राष्ट्रपति, फिर एक बार उदाहरण समझिए तब बताया जाए। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए भाई, तब सभी संविधान ही आज चलेगा भाई, आईपीसी अभी कल चलेगी। थोड़ा दिमाग इधर उधर भटक रहा है, फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो 10 मिनट का भाई ब्रेक केवल रहेगा, अभी संविधान ही चलाएंगे क्योंकि दिमाग इधर उधर भटक रहा है। इससे अच्छा है कि 10 मिनट रेस्ट ले लिया है, जबरदस्ती ना खींचा जाए भाई, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाने से इधर उधर हो जाता है भाई। ज्यादा ब्रेक नहीं रहेगा, 10 मिनट में आप लोग आ जाइए। 10 मिनट के बाद आपका संविधान ये प्रावधान यहीं चलेंगे। ये आपका स्रोत बताया जा रहा था, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति यानी कि फॉर्मल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट हम बता रहे थे। पद की औपचारिक स्थिति, इसका मतलब समझिए, जैसे कि हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ और रहता है और खाने वाला कुछ और रहता है। तो जो प्रेसिडेंट हैं हमारे यहाँ के यानी कि राष्ट्रपति है, वह केवल हाथी के दिखाने वाले दांत हैं और खाने वाला दांत आपका मंत्रिपरिषद, यानी कि नाम मात्र का अध्यक्ष जो है शासन का, वह भारत का राष्ट्रपति होगा। और भारत का राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जो राष्ट्रपति होंगे वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही कार्य करेंगे। अब ये प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा किस आर्टिकल में है और ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। वहाँ का जो सम्राट होता है वह राष्ट्रपति के समान ही होता है। और ये प्रावधान कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? इंग्लैंड से। अनुच्छेद याद रखिएगा, 74 लिखिए उसको आगे। अनुच्छेद भी ऐड करते रहिए। आपका कौन सा अनुच्छेद है? 74। इसके बाद अगला लिखिए, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए लिखवा गया ना कि नहीं? लिखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि एक तो लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। और दूसरा ये हुआ कि दो प्रधान होंगे, एक वास्तविक और एक नाम मात्र। तो भाई ये बातें आखिर हमारे संविधान में कहाँ समाहित हैं? तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने लिखवाया था 75 के क्लाज 3 में।
और ये जो लिखवाया था नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, ये 74। तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन जो आ रहा है माने वर्तमान में आ चुका है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रोड या आधार या उत्पत्ति कहाँ से होती है या संविधान में कहाँ समाहित। एक बार जीएस में आया तो अनुच्छेद 74 दिया था, वो भी सही है। एक बार ला में आया तो 75 का क्लाज 3 दिया था, वो भी सही है। दोनों आ जाए तो दोनों मारिए। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होगी कि 74 भी दिया हो और 75 का क्लाज 3 भी। वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन कहीं आया नहीं है अब तक। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो जो विद्वानों का मत है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वह ये है कि 75 का क्लाज 3 को ही विद्वान वरीयता देते हैं। मैंने इसके लिए हम आपको प्रमाण भी दे सकते हैं विद्वानों का किताबों का। यानी कि ज़्यादातर विद्वान किसकी ओर झुके हैं, 75 के किस ओर, क्लाज 3, जो कलेक्टिव या सामूहिक या संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। अगला लिखिए इसको भाई आगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि ला कैसे बनाया जाएगा, ये भी इंग्लैंड से लिखा। अनुच्छेद न लिखेगा, या लिखना हो तो पिछले वाले में 2 अनुच्छेद लिखिएगा, 75 का क्लास 3 भी और 74 भी। अगला लिखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है भारत में, कानून कैसे संसद बनाएगी, इसका भी कहाँ से ये अडॉप्ट किया गया है, इंग्लैंड से। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है और किस अनुच्छेद में समाहित है, तो फिर एक बार पहले समझिए। संविधान का अनुच्छेद 107, 108 और 111, 3 अनुच्छेद हमें जानना है। 107 अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून पास करना बनाना हो तो एक बिल या विधेयक एक किसी सदन में पेश किया जाएगा। तो मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा पास कर दी, तो राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा पास कर दी, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। और जब राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देंगे तो कानून बनकर क्या हो जाएगा, तय। अगर लोकसभा और राज्यसभा में आपस में मतभेद हो गया तो 108 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। तो जो ये अनुच्छेद 107 के तहत कानून कैसे बनाया जाएगा, ये जो प्रोसीजर है कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। आर्टिकल 1 केवल लिख लीजिए 107, उसके आगे आर्टिकल लिखते रहिए कौन सा आर्टिकल में कानून निर्माण है, 107। 108 अपवादिक दशा में है कि कौन सी बैठक होगी, ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक। अगला लिखिए भाई आपका लोकसभा के अध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष का पद, ये भी आपका इंग्लैंड से ही लिया गया है। इसके बाद लिखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए अध्यक्ष का अनुच्छेद लिखिए भाई, अनुच्छेद छूट गया था आपका 93। एक बार देख लेते हैं, हल्का सा भाई कंफ्यूज हो तो 1 सेकेंड भाई देख लेंगे। 93 है ना, देखिए 93 लिखिए भाई, आर्टिकल 93 में है अध्यक्ष के बारे में। इसके बाद लिखिए
राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाकर भाषण देता है, अभिभाषण देता है। तो जीएस में पूछा गया है कि कब कब भाषण देता है दोनों सदन को बुलाकर। तो सतर्क, पहले अनुच्छेद लिख लीजिए 87, आर्टिकल किसमें है ये, 87 में। तो उसके बाद हम बता रहे हैं ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। और ध्यान में रखिएगा कब कब दोनों सदनों को समवेत करके एक जगह बुलाकर भाषण देता है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए, जब लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होता है और जब नई लोकसभा की बैठक होती है, उस समय राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाकर सभी सांसदों को बैठाकर और आपका लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर जो देते हैं राष्ट्रपति, अपने मन से नहीं देते, अपने मन से एक वाक्य नहीं बोलते, जो मंत्रिपरिषद लिख कर दे दी है, चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, वही क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके बाद जब सत्र शुरू होता है, यानी कि सेशन जब शुरू होता है संसद का, तब आपका दोनों सदनों को बुलाकर और क्या किया जाता है, भाषण दिया जाता है। ये याद रखिएगा। अगला है भाई आपका शारीरिक स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता। अगला पॉइंट लिखिए, ये शारीरिक स्वतंत्रता या इसी को कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता। ये जो शारीरिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, ये दो अनुच्छेदों में समाहित हैं, आर्टिकल 19 और 21। लिखिए, अनुच्छेद 19 और 21। भाई आपका 19 में भी कुछ हद तक है, 21 में भी है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं और इन 6 स्वतंत्रताओं से जितनी भी स्वतंत्रताएं बाहर जाएंगी वो किससे कवर होंगी, आर्टिकल 21 से। आगे बताया जाएगा डिटेल में। इस प्रकार आपका इंग्लैंड से मुख्य रूप से क्या क्या लिया गया है वह बताया गया। तो दो लाइन छोड़कर ही लिखिएगा, ताकि हो सकता है कि और कोई कभी पढ़ाते समय नई बात मिलती है तो यहीं ऐड करा दी जाती है। तो दो लाइन छोड़कर अगला लिखिए भाई, अमेरिका। अमेरिका से अब क्या क्या लिया गया है वो लिखना है। दो लाइन छोड़कर कम से कम लिखिएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से निम्नलिखित बातें ली गई हैं, या ये डाल सकते हैं हेडिंग, अमेरिका से ली गई बातें, जो भी आपको समझ में आए कि अब हम कहाँ चल रहे हैं, इंग्लैंड नहीं बल्कि कहाँ अब कवर करेंगे, अमेरिका। तो जो एक एक प्रावधान देखिए, पहला तो आपका लिखिए, आपका उद्देशिका या प्रियम्बल। लिखिए, उद्देशिका अमेरिका से ली गई है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। एक लाइन में लिख लीजिएगा, उद्देशिका अमेरिका से ली गई है, जबकि इसकी भाषा, माने उद्देशिका में जो भाषा यूज की गई है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसके बाद लिखिए फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पूछा जाता है ये भी कि मौलिक अधिकार कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो अमेरिका से। मूल अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। आर्टिकल लिख लीजिएगा, भाग भी लिखिए, संविधान के पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर
35 संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक 35। तो देखिए आपका तीनों एक साथ पढ़ा जाता है, वैसे आगे लिखवा जाएगा। तीनों एक साथ रट्टा मारना है आपका। एक मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? डीपीएस आयरलैंड। और मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से? आपका रूस से, या रूस ही मारिएगा, सोवियत संघ या रूस, अब रूस ही मारिएगा। तो लिखिए अगला भाई, लिखिए आपका मूल अधिकार के बाद लिखिए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ है, ये ये कहाँ से या किससे प्रेरित है? इंग्लैंड से प्रेरित नहीं है, वहाँ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ये कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। तो तुरंत अनुच्छेद याद करके जाइएगा। 3-4 राज्यों में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 124 से लेकर 147। लिखिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, 124 से लेकर 147 तक। कई लोग 145 मारकर आ जाते हैं, 45 नहीं, हाँ 147 तक। फिर हम एक बार बता रहे हैं, 124 से लेकर 147। 3-4 बार ये क्वेश्चन लोग गलत करके आ गए हैं जीएस में, गलती न हो। 45 तक नहीं मारना है, कहाँ तक बढ़ना है? 47। अगला लिखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, खूब पूछा जाता है ये भी, अब तो मेंस में आ रहा है, क्वेश्चन बताया जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आया था कि भारतीय संविधान में उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जहां से ये दर्शित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, बिना किसी बायस के काम करती है। तो इसके लिए आपका कम से कम 15 ऐसे संवैधानिक प्रावधान हम बताएंगे और केस 3-4 बताएंगे आगे जाकर, जहाँ की आपका कह सकते हैं कि न्यायपालिका दिखाई जाएगी कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष दोनों। अब एक जो क्वेश्चन आईएएस और जीएस में और लॉ में बना था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये विशेषता नहीं। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी न्यायपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का सपोर्ट करती है, उसको मानती है, वह आपका कौन सी कहलाएगी? तो वह कहलाएगी आपका कह सकते हैं प्रतिबद्ध। और जो कार्यपालिका विधायिका को न मानते हुए स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक निर्णय दे, वह न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। तो बताइए क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कार्यपालिका की बातों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं। तो स्वतंत्र है कि प्रतिबद्ध है? स्वतंत्र है भाई। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारत में नहीं है कि डर के मान ले आपका। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका चूंकि किसी एक आर्टिकल में तो है नहीं, ये तो तमाम आर्टिकलों में क्या है, छोटे छोटे प्रावधान बिखरे हुए हैं, तो कोई आर्टिकल इसमें नहीं लिखना है। मैं बता दूं 10 आर्टिकल हम नहीं लिखवाएंगे, वो मेंस के लिए चलेगा, तब आपका बताया जाएगा। अगला लिखिए भाई आपका संविधान के संशोधन में, संविधान के संशोधन में राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन, राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन, ये आर्टिकल है आपका, लिख लीजिए 368 में, ये जरूर मिलेगा आपका। फिर एक बार देखिए संविधान के संशोधन में
राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। यहाँ आपका क्वेश्चन जीएस में बना है, फिर एक बार समझिए अच्छे से इसको। देखिए, सामान्यतः संविधान में संशोधन जो भारत में होता है वह तीन प्रकार से हो सकता है। एक साधारण बहुमत, यानी कि आपका जनरल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत मतलब आधा से एक वोट अधिक, यानी 51%, 50% से क्या अधिक। ये संशोधन 368 की एरिया से बाहर है। 368 अनुच्छेद में केवल दो प्रकार के संशोधन किए गए हैं। एक स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, और दूसरा तरीका है स्पेशल बहुमत संसद का और कम से कम भारत के आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। तो कम से कम ये जो भारत के कुछ मामलों में, उतना नहीं अभी बताना है, आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की बात है। ये अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन अमेरिका में अलग नियम है। वहाँ आधा नहीं, कम से कम 2/3 राज्य समर्थन करे। अब एक उदाहरण देखिए अमेरिका का, भारत का तो पढ़ाई जाएगा। मान लीजिए कि अमेरिका में जो संविधान है, आपका संघ का संविधान अलग है, राज्यों का अलग है। भारत में ऐसा नहीं। संघ के बारे में और राज्यों के बारे में इसी संविधान में ही पढ़ना है, और अमेरिका में क्या है, अलग। वहां जब अगर संघीय संविधान में संशोधन करना है, तो एक तो वहां की संसद, यानी कि जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वहां की संसद 2/3 से पास करे संशोधन, और जो 50 लगभग राज्य है उनमें से आधा नहीं, कितने राज्य, 2/3 राज्य उस संशोधन को अनुमोदन करें, जाके अमेरिका के संविधान में संशोधन हो सकता। कठिन काम है, इसमें शक नहीं है। इसीलिए ज्यादा संशोधन हुए ही नहीं। और विश्व का सबसे छोटा संविधान आज भी कौन है, अमेरिका। क्योंकि संशोधन जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि 2/3 राज्य जब तक ओके नहीं करेंगे संशोधन नहीं होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कम से कम कितने, आपका आधा राज्य, यानी कि जितने राज्य हैं उसके आधा भी मान गए तो संशोधन हो जाएगा। सूचना की जाती है बाद में, क्योंकि अगर छोटे छोटे राज्य है और उन्हीं में से आधा अनुमत दे दें तो भारत में पास हो जाएगा। जैसे जीएसटी था, जीएसटी का उदाहरण हम बताएंगे। इसी तरीके से संसद पास करे और कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडल। तो आगे देखिए भाई, तो ये जो आपका अनुच्छेद भी बताया गया भारत में कि 21 अनुच्छेद में समाहित है, 368। अगला लिखिए, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए, व्यक्ति सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है, कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संविधान। या तो ये जो संविधान या कानून की सर्वोच्चता है, कि संविधान सर्वोच्च होगा, कोई व्यक्ति या संस्था नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सुप्रीम कोर्ट काम करे, हाई कोर्ट काम करे, या आपका लोअर कोर्ट काम करे, या राष्ट्रपति करे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, मनमाना नहीं। क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। अब सर्वोच्चता में या संप्रभुता में आ गया तो एक केस भी यहाँ डाल लिया जाए, आपका माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ का केस, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि विधिक रूप से संप्रभु हमारा संविधान है, और लोकतांत्रिक रूप से कौन है, हम यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो जब लोकतांत्रिक रूप से संप्रभुता किसमें निवास करती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और विधिक रूप से संप्रभु कौन है, सर्वोच्च कौन है, संविधान।
ये रटे रहे, आगे पढ़ाया जाएगा। अब ये आप कहेंगे किस आर्टिकल में, तो किसी आर्टिकल में थोड़े ये लिखा रहता है, ये तो भाई कंसेप्ट के आधार पर बताया जा रहा है, किसी आर्टिकल से गवर्न एक नहीं होगा। अगला लिखिए भाई आपका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन, अभी बिहार एपीओ में आया भी था। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है, इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब जो क्वेश्चन ये बना था बिहार में कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत में किस न्यायालय को प्राप्त है, तो दो न्यायालय कौन कौन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत, 226, और सुप्रीम कोर्ट को 32। ये शक्ति उत्पन्न किस आर्टिकल से होती है, 13 से, और प्रयोग हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, 30। अब एक लाइन जुडिशियल रिव्यू समझिए। न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय किसी भी कानून को नल एंड वायर्ड यानी कि अकृत तथा शून्य, या वायर्ड यानी कि शून्य, या आपका असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या इलीगल यानी कि अवैध घोषित करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जैसे कि आईपीसी की धारा 303 हुई, 497 हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्या घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पावर कौन सा पावर कहलाएगा, जुडिशियल रिव्यू। ये जो शक्ति है जुडिशियल रिव्यू कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये अमेरिका से उत्पन्न हुआ, मार्शल बनाम ग्रीन के केस में उत्पन्न हुआ। सही है ना केस भाई? क्या? नहीं, जॉर्डन नहीं, मार्शल का ही। अभी हल्का सा देखिए, हमें भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका में 1800, हाँ मेडिसन, मेडिसन का केस है, और जस्टिस शायद मार्शल थे। उसको लिखिए ना भाई, हल्का सा हमें मिस हो रहा है, तो आप लिख रहे हैं तो केस और जज का नाम कल हम बता देंगे। अब ये जानिए कि ये जो उत्पन्न हुआ कहाँ से हुआ, सबसे पहले अमेरिका से, और वहीं से ये पावर भारत में क्या किया गया है, एडा। केस और जज का नाम न लिखिए। अब जो आपका पीसीएस में इस समय जो पूछा जा रहा है, इसी पर आ जाए, वह क्वेश्चन आपका कोरिलेट करके पूछा जा रहा है। पूछा ये गया था कि भाई आपका जो जुडिशियल रिव्यू है वह कहाँ व्यापक है और कहाँ क्षेत्र सीमित है। तो अमेरिका से एक तुलनात्मक अध्ययन करके पूछा था, तो अमेरिका में एरिया व्यापक है और भारत में क्या है, सीमित। वो हम बताएंगे, अभी इतना देखिए डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता। अभी तो हम केवल स्रोत बताते हुए हमारा ये कर्तव्य है कि एक एक लाइन, दो दो लाइन उन बातों को क्या किया जाए, समझा जाए। डिटेल में चलेगा जुडिशियल रिव्यू तब 2-3 दिन चलेगा। ये संविधान है और अच्छे से पढ़ना है, तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये 4-5 माह लगातार अभी समय लेगा। तो लेकिन अभी प्रयास करिए कि शुरुआती दौर में आपका 10-15 क्वेश्चन तो 2-3 दिन में क्या हो जाए। और जाकर देखिए जितना आज बताया गया है, आपका क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, थोड़ा साल पेपर आज से क्या करिए, शुरू करिए। अगला लिखिए भाई आपका न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद लिखिए 13, 226, 32, 3 अनुच्छेद लिखिएगा, 13, 226 और 32। अगला लिखिए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। अब उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 63, कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल लिखिए, कौन सा आर्टिकल। अब आइए, उपराष्ट्रपति
एक ऐसा पदाधिकारी है, पूछा कैसे गया देखिए क्वेश्चन घुमा के, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है और कार्य कोई अन्य कार्य दूसरा करता है, तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। शपथ किस रूप में लेता है? उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन कार्य किस रूप में करता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप। फिर क्वेश्चन बना, एक्स ऑफिसियो बना था। एक्स ऑफिसियो माने पदेन, एक पद पर होने के कारण कौन सा पद मिल गया? दूसरा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे अच्छा बना है, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति ना मार दीजिएगा। ये भी देखिए, सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक साथ फिसियो भी आया हुआ है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो रहेगा, तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है पूछा गया था, तो ये नहीं कि राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। अगला लिखिए भाई, आर्टिकल लिख लिया ना 63। इसके बाद लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यहाँ से भी आप में और इंटरव्यू में काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसके लिए दो आर्टिकल लिखिएगा, 56 और 61, उसको लिखिए। और अनुच्छेद 61, 56 और आपका 61। फिर एक बार सतर्क रहिएगा, महाभियोग या इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया गया? तो 61 मारिए। और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये 56 में। और प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? 61। जरूर याद रखिएगा, अंतर है हल्का सा। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है 56, और महाभियोग का प्रोसीजर या प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 61। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन भाई, ये जो प्रक्रिया दी गई हटाने की कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अब देखिए आपका क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? तो केवल एक आधार रट कर जाइएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिलंघन, या संविधान का उल्लंघन, या संविधान का अतिक्रमण। एक आधार केवल, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे प्रस्ताव पास होगा? तो प्रस्ताव में भी एक ही जगह है, कुल सदस्य संख्या का 2/3। भाई उपस्थित बहुमत नहीं, साधारण बहुमत नहीं, कुल सदस्य संख्या का कितना? भाई ये कई जगह है केवल में, जैसे कि आपका लोकसभा में 550 सदस्य हो सकते हैं, तो 550 का कितना हम निकालेंगे? 2/3। और 2/3 कम से कम अगर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तब लोकसभा से पास होगा, और 250 राज्यसभा में हो सकते हैं, तो 250 का ही निकाला जाएगा कितना? 2/3। कुल सदस्य संख्या का कितना? 2/3। और ये नहीं कि उपस्थित और बहुमत नहीं देखा जाता। आज तक किस आपका देखिए आपका ये जो क्वेश्चन बनता है, आधार याद रखना है, कैसे प्रस्ताव पास होगा और कब राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाएगा महाभियोग द्वारा, तो लोकसभा पास कर दे,
और जैसे ही दूसरा सदन क्या करेगा, प्रस्ताव को पास, उसी क्षण राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पास हो गया और उसी क्षण उसका क्या हो गया, पद रिक्त हो गया। तो आगे बताया जाएगा, पूरा मेंस में आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। वैसे इम्पीचमेंट शब्द संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हुआ है, अन्यों के लिए रिमूवल हुआ है, पदच्युत। लेकिन महाभियोग शब्द केवल अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो किसके लिए केवल प्रयोग हुआ है, राष्ट्रपति के लिए, और किसी के लिए नहीं। आप देखिएगा पदच्युत लिखा है और आर्टिकल 56 और 61 में महाभियोग। टेक्निकल जो क्वेश्चन है। अगला लिखिए भाई आपका, अगला लिख, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिमूव करना, पदच्युत करना या पद से हटाना। कोई हटाने का प्रावधान कहाँ है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में लिख लीजिए, आर्टिकल 124 के क्लाज 4 में लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए कहाँ प्रक्रिया दी गई है, अनुच्छेद 124 के क्लाज 4 में। क्लाज वाइज लिखिएगा, लिख लिए अनुच्छेद 124 का क्लाज 4, और हाई कोर्ट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 218, यानी कि अनुच्छेद 218। रट्टा मारिए, तमाम क्वेश्चन आज बता दिए गए, यानी कि ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल जो यूज किया जा रहा है। अगला लिखिए भाई आपका, अगला लिखिए अमेरिका से जो लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किसी पारंगत विधिवेत्ता को, यानी कि फेमस जूरिस्ट को, राष्ट्रपति द्वारा किसी पारंगत, विख्यात भी कहा जाता है भाई, शब्द चेंज करता रहता है, कि राष्ट्रपति द्वारा किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाना, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाना। आर्टिकल लिख लीजिए तब इसको बताया जाए। आर्टिकल 124 के क्लाज 3 में प्रावधान है, अनुच्छेद 124 के क्लाज 3 में। अब देखिए कैसे कैसे मॉडल बने हैं जीएस। पहला मॉडल बना है कि पारंगत विधिवेत्ता या प्रसिद्ध विधिवेत्ता, या आपका ये पारंगत विधिवेत्ता कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो पहला बना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप कहाँ मारेंगे, केवल सुप्रीम, हाई कोर्ट में नहीं, केवल कहाँ, सुप्रीम। किस पारंगत विधिवेत्ता को अब तक हाई कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, तो किसी को नहीं। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। कहाँ से, तो बस 100 पीस के लिए हैं। जैसे कि चेहरे पर पॉलिश सोलिश लगा लीजिए, पॉलिश नहीं भाई, उसको क्या, फाउंडेशन, फाउंडेशन कर लीजिए। हाँ बहुत दिन हो गया था फाउंडेशन बताए हुए, तो भाई लास्ट में आपका पहले ये बता लिया जाता। पारंगत विधिवेत्ता इसलिए रखा गया ताकि जो लोग आपका विध के ज्ञाता हैं लेकिन वकालत नहीं करते, उनको भी भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। वह अच्छे अच्छे निर्णय देंगे क्योंकि विध के वह क्या है, एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपका किसी कारण से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ऐसी दशा में लेकिन ये 100 पीस में ही रह गया। और रात तक मैं बता दूं, किसी को भी आपका कह सकते हैं
कि बनाया नहीं गया। यानी कि उसी को कहते हैं फाउंडेशन कहा जाता है। फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि खूब चमक धमक कर लीजिए, अंदर से खोखला रहे। यानी कि इसका मतलब ये रहा हुआ कि अगर चेहरा थोड़ा खुरदुरा है तो पूरा पॉलिश लगाइए। पॉलिश यानी कि फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए और फाउंडेशन के बाद चेहरा चमका लीजिए। ऊपर से देखने में प्रावधान सुंदर लगेगा, लेकिन आज तक कह सकते हैं किसी को नियुक्त नहीं। भाई फाउंडेशन शब्द आपका एक दो लोग आते थे फाउंडेशन वाले भी, और पूरा चेहरा और आपका पॉलिश वॉलिश, पॉलिश मतलब मेकअप करके पूरा आपका पॉलिश वॉलिश लगा कर आते थे। और आपका तो भाई आप लोगों को भी सलाह दी जाती है ज़्यादा सेंट वेंट लगा कर क्लास में ना आया करिए, उससे डिस्टर्ब होता था तो मना करना पड़ा। मैंने हल्का सा लगा सकते हैं ताकि पूरे क्लास में ना सुगंध आए। तो आप लोग भी चेहरे पर पॉलिश लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। और तमाम लोग अपना सुबह सुबह पॉलिश वॉलिश लगा कर भी आते हैं, तो उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सेंट वेंट आपका कम, परफ्यूम कम लगा कर आइए, थोड़ा क्लास में दिक्कत होती है। एक दो लोगों को भाई मना भी करना पड़ा था गुप्त रूप से, अब सार्वजनिक रूप से तो मना करने पर ये ऐसे भड़कने वाले आ जाएंगे तो भड़क जाएंगे। तो भाई अब आपका, रुकिए भाई, साइंस देख लेते हैं। अभी 15 मिनट बाद साइंस का क्लास चलेगा भाई, 2-3 दिन आप लोग डेमो ले लीजिए, फिर बताया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तभी कंटिन्यू किया जाएगा। 2-3 दिन में आप अपना व्यू बता दीजिएगा गुप्त रूप से, मैंने ऑफलाइन में। वो ये नहीं है भाई, अच्छा अगर अच्छा पढ़ाएंगे तभी, नहीं तो तमाम टीचर हैं, यानी कि आपका टीचरों की कमी नहीं। तो अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई।